क्वेश्चन ये आ गया कि अगर मैकेनिकल नेचर है साउंड तो फिर मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स पढ़ी है हमने। एक टाइप हमने पढ़ी है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी हमने पढ़ी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब क्वेश्चन आ जाए कि बताएं कि नेचर ऑफ साउंड ट्रांसवर्स है या फिर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने किस तरह करना है, वो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। देखें, आपके पास एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। इसकी ये जो आपके पास होती है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज, इसको हम कहते हैं बेस। और यहाँ पे ये जो आपके पास होता है इसको हम कहते हैं प्रॉन्ग। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है that produces sound by vibration। ठीक है, लेकिन हमने ये अंदाज़ा लगाना है इधर से कि भाई क्या ये ट्यूनिंग फॉर्क वाकई ही साउंड वेव्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर साउंड की नेचर क्या है, उसको हमने इस चीज़ से क्लैरिफाई करना है। अब कुछ इस तरह से एक सपोज़ कर लें कि मेरे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो कुछ आपका ये है ट्यूनिंग फॉर्क का लेट से, और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इस टाइम पे आपका नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है। सो अगर नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है तो इसके सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है उसके पार्टिकल्स भी आपके क्या मौजूद है, वो भी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर मौजूद है। इट मीन्स कि अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से कि अगर इसके पार्टिकल्स की अगर वे देखेंगे तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सपोज कर लें कि वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्टिकल्स हो गए, यानी एयर की जो पार्टिकल्स हैं मैंने इसको इस तरह शो कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, इसी ट्यूनिंग फॉर्क को आपने सपोज कर दीजिएगा कि इसके प्रॉन्ग को आपने रबर हैमर से क्या कर दिया है, उसको प्लग कर दिया है। ठीक है, आपने रबर हैमर से इसको क्या कर दिया है, प्लग कर दिया है। तो जो वो ट्यूनिंग फॉर्क की कंडीशन बन जाएगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो जो ट्यूनिंग फॉर्क की कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि एक साइड के ऊपर आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क है एक प्रॉन्ग राइट वर्ड आपका थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा राइट साइड के ऊपर जब आपने इसको क्या कर दिया, प्लग कर दिया है। ठीक है, जब आपने इसको प्लग किया तो राइट वर्ड थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है। उस टाइम के ऊपर जो पहले के आपके जो पार्टिकल्स थे वो अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेंगे। ठीक, जब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेंगे तो आपके पास नॉर्मल कंडीशन में अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है इसकी भी थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी तो ये जो नॉर्मल पार्टिकल पहले मौजूद था वो इस नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास इसकी बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट साइड। पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टर्बेंस अभी पहले पार्टिकल्स की तरफ जा चुकी है और एंड सो ऑन जा रही है। जो दूर पड़े होंगे पार्टिकल्स, उन दूर पार्टिकल्स की तरफ अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई, तो वो अपने इस नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक, अब चूंकि ये राइट वर्ड थोड़ा चला गया है, अब वापस ओरिजिनल कंडीशन पे तो इसने आना है। तो जब वो नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएगा तो फिर आपके पास क्या कहानी होगी, इसके अंदर ज़रा देखें, आपका ट्यूनिंग फॉर्क अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है। जब ये वापस आएगा तो ज़ाहिर बात है जो भी आपके पार्टिकल्स थे वो आपके पास दोबारा कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल कंडीशंस की तरफ आ जाए। तो इनके दरमियान जो पार्टिकल्स था वो आपके पास नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आएंगे, लेकिन कहीं पे पार्टिकल्स अभी भी एक दूसरे के करीब होंगे और कहीं पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब थे, अगर कुछ याद हो
हमने ये डिस्कस किया था कि जहाँ पे पार्टिकल्स करीब हैं उसको हमने कहा हुआ था कि यहाँ पे ये क्या है, कंप्रेशन है, और जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर है इसको हमने कहा था कि ये आपके पास क्या होते हैं, रेयरफेक्शन होते। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जिक्र किस वे में होता था, तो आप यहाँ से इस कंप्रेशन से और इस रेयरफेक्शन से ये बात आप लिख सकते हैं कि ये जो खासियत होती है वो कौन सी वेव की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की होती है। तो इसका मतलब है कि जो साउंड की नेचर की बात कर रहे थे, तो साउंड की जो नेचर यहाँ से प्रूफ हो गई वो कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपके पास प्रूफ हो गई। तो ये इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि अगर वो आ जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द साउंड, तो आपने इन चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करना है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या था, इसकी कुछ टर्म्स हैं जो आपने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपके पास क्या होता है, आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास सपोज कर लें ये वेव है और इस वेव का ये क्रस्ट है और ये ट्रफ, इस तरह से नेक्स्ट वेव का क्रस्ट है और आपके पास ये ट्रफ है, ये क्रस्ट और ये ट्रफ हो गया, ये ट्रफ हो गया। तो अगर दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान मैं सेपरेशन देखूंगा तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, वेवलेंथ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough is known as wavelength। ठीक, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको हम पढ़ते हैं लैम्बडा। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट आपकी क्या होती है, डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, और स्मॉल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारी टर्मिनोलॉजी डिफाइन होती है जिसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होता है, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था हमने। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास, हमने डिस्कस किया था कि ये सपोज कर ले मेरे पास एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम किसी एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर चला गया। ये हमारे पास एक पेंडुलम था जो कि इस मेन पोजीशन के ऊपर था, ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला गया है। तो अब मीन से एक्सट्रीम जा रहा है या एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, तो देखिए अगर मैं इसको कहता हूँ कि अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप कहेंगे ये क्या है, एम्पलीट्यूड। इसको आप x0 या a से डिनोट करेंगे। लेकिन पूरी जर्नी में अगर आप यहाँ इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो मीन से इसका जो डिस्टेंस मौजूद है इसको आप बोलेंगे ये क्या है, x। तो x होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। लेकिन एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अब उसी तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी और है जिसको आपने कहा था फ्रीक्वेंसी। तो
फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, आप फ्रीक्वेंसी को लिखते थे नंबर ऑफ ऑसिलेशन और साइकिल्स, या फिर आप कहते थे कि वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते थे। इसको आप डिनोट कैसे करते थे, बाय स्मॉल एफ। ठीक, अगर इसी से मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या साइकिल्स डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, टाइम, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइम की बजाय आप इसको लिखें सेकेंड। ठीक, अब इसी फार्मूले से आप इसकी ज़रा यूनिट बना लें। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहता हूँ तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, साइकिल पर सेकेंड। इसी तरह से इसकी यूनिट बनेगी हर्ट्ज, और दूसरी आपके पास बनती है सेकेंड इनवर्स। वो किस तरह बनती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, t इज इक्वल्स टू होता है 1 डिवाइडेड बाय f। इसके लिहाज से मैं इसको एक और फार्मूला भी लिख सकता हूँ कि f इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/t। तो हमने जो सेकंड इनवर्स की यूनिट लिखी हुई है इस बेस के ऊपर लिखी हुई है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिसे आप पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हमने इसको थोड़ा क्या किया, रिवाइज कर दिया ताकि हमारी रिकॉल हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साउंड हमारे पास है। तो साउंड को हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब एक और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड, तो साउंड को आपने क्लासीफाई करना है, ठीक है। देखिए, एक होता है हमारे पास क्या, एक होती है नॉइज़, या फिर आप इसे एक पहले डिस्कस कर ले, इसको आप कहते हैं म्यूजिकल साउंड, और एक होती है जिसको आप कहते हैं नॉइज़, ठीक। और दूसरी हमारे पास जो होती कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, अच्छा अभी ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मैं चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमने पहले भी कुछ चीज़ें इसकी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो म्यूज़िकल साउंड और आपके पास ये जो नॉइज़ है, ये दो जो कैटेगरी है, ये किसकी कैटेगरी में आ जाती है, ये रिदम की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास रिदम की कैटेगरी के बेस के ऊपर हो तो रिदमिक साउंड हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है रिदमिक साउंड। और ये जो नॉइज़ होता है इसको हम कहते हैं नॉन रिदमिक साउंड कहा जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, रिदमिक और नॉन रिदमिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिदमिक का मतलब है इसका रेगुलर पैटर्न होगा कोई, और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ऑन आवर ईयर। जब आप नॉन रिदमिक की बात करते हैं
तो आप कहेंगे देयर इज़ नो रेगुलर पैटर्न। और सेकेंड आप कह सकते हैं कि जो म्यूज़िकल साउंड अगर हो तो वो अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है प्लेजेंट इफेक्ट, तो ये आपके पास क्या होगा, अनप्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करेगा। आप एग्जांपल्स की बात समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूज़िकल साउंड कौन सा होता है, जो आपके पास सिंगिंग होती है जिसको आप इंजॉय करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो आपके पास है जो नॉन रिथमिक है, जिस तरह आपके पास हैवी लोडेड ट्रक का होता है या फिर ट्रैफिक का जो साउंड होता है वो नॉन रिथमिक आ जाता है, उसको आप इंजॉय नहीं करते। आप इस पे आ जाएं फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर। तो आपने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान हो, ये हो गई। इसको आप कहते थे, ये क्या होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। लेकिन जब आप अगर फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो जाए कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाए, उसको आप कहते थे दिस इज़ कॉल्ड द इंफ्रासोनिक वेव्स। और अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाए 20 किलो हर्ट्ज से, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये आपके 3 कैटेगरी बन जाती हैं किसके लिहाज से, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बन जाती है। क्लियर बेटे। अब इसके बाद डिटेल से हमारे पास आएगा कि जब हम पढ़ेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासोनिक को पढ़ेंगे। तो इसको हम फिर ना बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, तो कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।